भारत कवरेज देखना शुरू कर चुके हैं आप, और आज हम बात कर रहे हैं चुनाव की। लेकिन जब मैं चुनाव की बात कर रहा हूं तो आपके ज़हन में बिल्कुल सीधा सरल एक एग्जाम्पल आ गया होगा, एक उदाहरण आ गया होगा कि बात जो है वो जम्मू कश्मीर या हरियाणा की होने वाली है। लेकिन नहीं, आज मैं बात जम्मू कश्मीर या हरियाणा की बिल्कुल भी नहीं करने वाला, और ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं बताने वाला कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब भारतीय जनता पार्टी ने कल अपनी उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी कर दी थी, जिसमें 40 उम्मीदवारों की संख्या लगभग देखी जा रही थी। लेकिन उसके बाद तुरंत उस रिलीज की हुई लिस्ट को रोक दिया और फिर उसके बाद 15 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई। यह भी मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा यहां पर कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है, जिस गठबंधन के तहत दोनों पार्टियां अब एक पार्टी 51 सीटों पर, यानी कि आप समझ ही गए होंगे मजबूत तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, प्रादेशिक पार्टी है जम्मू कश्मीर की, तो जाहिर सी बात है 51 सीटों पर वो चुनाव लड़ रही है। 32 सीटें मिली है यहाँ पर कांग्रेस को, 2 सीटें सीपीआईएम और एक वहीं की जो लोकल पार्टी है उसके पैंथर्स पार्टी जिसे कहा जाता है उसके खाते में है, और 5 सीटों पर होगी फ्रेंडली फाइट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फ्रेंडली फाइट होती क्या है, तो फ्रेंडली फाइट में आप इसके नाम से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि दोस्ती, यानी कि दोनों पार्टियां गठबंधन कर चुकी है, दोनों की दोस्ती है। लेकिन वो दोस्ती धरातल पर भी नजर आएंगी जब वहां पर उनके उम्मीदवार उतरेंगे। यानी कि आमतौर पर इसमें देखने में ये आता है कि जो बड़ी पार्टी है या जो उस इलाके में मजबूत पार्टी है जिसका जनाधार ज्यादा है, वो पार्टी अपने सामने वाले जो उसका गठबंधन जिस पार्टी से होता है उस पार्टी से या उसके प्रमुख से ये कह देता है कि भाई हमें यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो थोड़ा सा हल्का फुल्का चाहिए, आप अपना प्रत्याशी उतारिए, लेकिन वो वोट भी काटे तो दूसरी पार्टी, हमारे नहीं। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में जो विचारधारा वाले वोट होते हैं, जो पलट करके जिनका ये कह सकते हैं कि नुकसान कहीं ना कहीं उस पार्टी को ना हो जाए, जिसका जीतने का वहां पर अंदेशा लग रहा है, इसके लिए जरूरी होता है कि सामने वाली पार्टी जो है वो इस तरीके के कैंडिडेट को उतार दे। उदाहरण के तौर पर अगर इन 5 सीटों पर कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत है तो कांग्रेस जो है फ्रेंडली फाइट में कमजोर प्रत्याशी देगी, और अगर कहीं पर कांग्रेस मजबूत है जिसके आसार काफी कम नजर आते हैं अगर है, तो वहां पर एक बहुत ही हल्का फुल्का कैंडिडेट उतारेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये हुई जम्मू कश्मीर की बात। लेकिन मैं आपको इस बीच ये भी नहीं बताऊंगा कि हरियाणा में अब जो चुनाव होने वाले हैं उसकी तिथि में परिवर्तन बहुत संभव है कि या तो 5 से 6 दिन पहले, यानी कि 1 अक्टूबर से 5-6 दिन पहले, या 1 अक्टूबर के 5-6 दिन बाद जो है वो चुनाव शिफ्ट हो जाएं। ये बात अभी चल रही है, कितनी इसमें सच्चाई है और कब सामने ये हमारे आएगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि चुनाव आयोग के समक्ष जितनी भी पार्टियां, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं, जो नेता हैं, वो चुनाव आयोग के सामने कई बार कह चुके हैं कि हरियाणा के चुनाव की जो तारीख है उन्हें बढ़ा देना चाहिए। इसके बाद एक बात और यहां पर हरियाणा से निकल कर के सामने आती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को डाउन करने के लिए, क्योंकि हरियाणा में आप जानते हैं 3 नेताओं की राजनीति चलती है कांग्रेस के भीतर, रणदीप सुरजेवाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा। कुमारी शैलजा ने हाल ही में 2-3 दिन पहले ये बयान दिया था कि क्यों नहीं हरियाणा का मुख्यमंत्री एससी से हो सकता है, दलित हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि जाट ही मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस बीच कुमारी शैलजा को पड़ती है फिर आलाकमान की फटकार, और फटकार पड़ने के बाद वो हो जाती है शांत और कहती है कि संगठन मिलकर के चुनाव लड़ेगा और मुख्यमंत्री हम बाद में तय करेंगे, पहले हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। खैर, ये बात हुई हरियाणा और जम्मू कश्मीर की। लेकिन आज जिस राज्य की बात मैं करने वाला हूं वो राज्य है राजस्थान। अब आप सोच रहे होंगे कि राजस्थान की बात क्यों, क्योंकि राजस्थान में भी उपचुनाव होने जा रहे हैं।
6 सीटों पर ये उपचुनाव होंगे। पहले ये सीटें 5 ही थी, लेकिन छठी सीट यहां पर अब सलूम्बर भी शामिल हो चुकी है, क्योंकि अमृतलाल मीणा जो वहां से विधायक बने हैं उनका निधन हो चुका है, और उनके निधन के बाद ये सीट भी खाली हो चुकी है। अब जब ये सीट खाली हो चुकी है तो यहां पर जाहिर तौर पर कोई ना कोई ऐसा कैंडिडेट तो होगा जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतारा जाएगा। लेकिन इस सीट पर जो सबसे ज्यादा दावा मजबूत कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं, वो अमृतलाल मीणा के परिवार से ही, उनके परिवारजन हैं। हो सकता है उनके पुत्र, उनकी वाइफ, किसी को भी यहां पर टिकट दिया जा सकता है। लेकिन एक पक्ष यहां पर, क्योंकि जो 5 विधानसभा सीटें हैं यहां पर कांग्रेस को, और कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन है, क्योंकि लोकसभा चुनाव ये मिलकर के लड़े थे, चाहे आरएलपी की बात कर लें, चाहे बीएपी की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, लोकसभा का चुनाव मिलकर के लड़े थे। लेकिन इसके बाद हनुमान बेनीवाल पहले ही ये स्पष्ट कर चुके हैं, गठबंधन होता है तो ठीक, कांग्रेस सपोर्ट करती है तो ठीक, अन्यथा खींवसर का जो चुनाव है वो तो हम अकेले अपने दम पर लड़ेंगे। अब जब वो अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं तो बीएपी कहां चुप बैठने वाली थी। हालांकि बीएपी इस समय 2 धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है, जो आप इस समय खबरें भी देख रहे हैं इन दिनों। लेकिन अब देखना यहां पर यह दिलचस्प होगा कि सलूम्बर की जो सीट है, जहां पर अमृतलाल मीणा के परिवार का कोई प्रत्याशी उतरेगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और जो कि मजबूत भी है, वहां पर अगर कांग्रेस रघुवीर मीणा या रघुवीर मीणा के परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट देती है, तो क्या बीएपी विरोध में फिर वहां पर कोई उम्मीदवार उतारती है? और बीएपी अगर वहां पर कोई उम्मीदवार उतार देती है तो मैं आपको यहां पर यह भी बताता हुआ चलूं कि यह वो ही इलाका है जहां पर बीएपी बेहद मजबूत है, या फिर जिसने अपनी जड़ें जमा दी हैं। वैसे भी आपको मैं बता दूं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, ये पूरा जो एरिया है मेवाड़ का खास करके, यहाँ पर भारतीय आदिवासी पार्टी काफी मजबूत है। अगर भारतीय आदिवासी पार्टी यहाँ पर अपना कैंडिडेट उतार देती है तो यकीनन यहाँ पर कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। अब आप देखिए कि यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि 6 में से 5 सीटें तो साफ कांग्रेस जो है वो आराम से जीत जाएगी। अगर आरएलपी यहां पर बेनीवाल खड़ा भी कर देते हैं प्रत्याशी, तो कांग्रेस जो है वो 84 में टक्कर भी दे देगी। लेकिन 84 तो छोड़िए, जो राजकुमार रौत की परंपरागत सीट है, यहां पर तो सलूम्बर पर भी संकट आ गया है। और अगर 2 सीटें बीएपी और 1 सीट पर खामियाजा आरएलपी अगर दे देती है कांग्रेस को, तो अब कांग्रेस के पास बच जाती है सिर्फ 3 सीटें, और ये 3 सीटें हैं झुंझुनू, देवली उनियारा, और तीसरी सीट यहां पर है दौसा, मुरारीलाल मीणा की सीट। अब ये जो 3 सीटें हैं, इनमें दौसा एक ऐसी सीट है जहां पर आपको याद होगा कि नरेश मीणा हाल ही में लोकसभा चुनाव लड़ने की भी वकालत कर रहे थे। मीणा समाज उनके साथ भी है वहां पर। अगर दौसा में नरेश मीणा को टिकट नहीं मिलता है, और अगर वो हो जाता है जो अभी 2-3 दिन पहले हमारे देखने में आया था कि मुरारीलाल मीणा की बेटी मुरारीलाल मीणा के ड्राइवर को माला पहनाती है और ये कहती है कि भावी विधायक, और अगर ऐसा हो जाता है तो सोचिए आप कि जो धरातल पर कार्यकर्ता मेहनत कर रहा होगा वो इस चुनाव में क्या करने वाला है। बात अगर झुंझुनू की करें तो ब्रिजेंद्र ओला के परिवार का वहां पर बड़ा वर्चस्व है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से यहां पर चांस नहीं लेना चाहेंगी। और जिस तरीके से राधा मोहन दास अग्रवाल जो नए नए प्रभारी बनकर के आए हैं राजस्थान में, और जो मंच से ही राजेंद्र राठौड़ जैसे कद्दावर नेता की भी क्लास ले लेते हैं, तो सोचिए कि झुंझुनू के लिए क्या कोई विशेष रणनीति वो तैयार नहीं कर रहे होंगे। और देवली उनियारा की अगर बात करें तो राधा मोहन दास अग्रवाल तो देवली उनियारा टोंक में आ भी चुके हैं, और आकर के उन्होंने सीधा सचिन पायलट पर हमला बोला है, जो उस इलाके के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। हालांकि देवली उनियारा में कांग्रेस के पास कई सारे प्रत्याशी हैं। राम नारायण मीणा की हम यहाँ पर बात कर लें, हरीश मीणा जो मौजूदा विधायक थे, उनके परिवार से किसी को टिकट दिया जाए, लेकिन एक नाम, चूंकि देवली उनियारा में मीणा मतदाता तो हैं ही, लेकिन गुर्जरों की काट यहाँ पर खोजना चाहती है कांग्रेस,
तो एक नाम यहाँ पर प्रहलाद गुंजल का भी चल रहा है, जो कोटा की लोकसभा सीट से हाल ही में चुनाव हारे हैं। लेकिन अगर गुर्जर पर कांग्रेस दांव खेलती है तो अब यह देखना दिलचस्प हो जाएगा कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी गुर्जर के साथ जाती है या फिर अपनी जो व्यूह रचना है उसमें परिवर्तन करती है और टिकट देती है वहां पर किसी मीणा को, क्योंकि ये वही देवली उनियारा की सीट है जहां से चुनाव लड़े थे कर्नल बैंसला के पुत्र विजय बैंसला। खैर, कहीं सुनी में आज इतना ही। हमने बात की राजस्थान की इन 6 विधानसभा सीटों की। हालांकि अभी दिल्ली दूर है, लेकिन बात दिल्ली की नहीं कर रहे हैं, तो जयपुर थोड़ा सा अभी दूर है, यानी कि उपचुनाव की तिथि अभी आई नहीं है। लेकिन हम आपको बराबर अपडेट करते रहेंगे कहीं सुनी के जरिए राजस्थान की इन 6 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के संदर्भ में। देखते रहिए भारत कवरेज। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।